Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है आपका। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के मैं आपको करा चुकी हूँ। अब आपके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे इस क्लास के बाद में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था किस जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो देखिए बच्चा जो है वो सबसे बेहतर कब सीखता है, तो देखते हैं। देखिए जो पियाजे के अनुसार जो पहली अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है बच्चे के इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। कौन सी होती है? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। बच्चा सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है? सेंसस के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, किसके? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो देखिए बच्चे का जो सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है वो कब होता है, तो वो होता है जब बच्चा कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है आपका एडोलसेंस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है। तो देखिए जो आपका हेरिडिटी फैक्टर होता है, हेरिडिटी फैक्टर आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका स्टैटिक। कौन सा होता है आपका? स्टैटिक, स्थिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। जो आपका हेरिडिटी होती है वो क्या होती है? वो आपकी स्टैटिक होती है। और जो आपका एनवायरमेंट होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका डायनेमिक फैक्टर। कौन सा होता है? वो होता है आपका डायनेमिक फैक्टर, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। देखिए जो किस चीज़ से, केवल अवलोकनीय व्यवहार, जो बच्चे का सिर्फ अवलोकनीय व्यवहार होता है उस चीज़ पर आधारित होता है, तो उस सीखने के सिद्धांत को हम किस चीज़ से संबंध करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका व्यवहारवादी। कौन सा होता है आपका? व्यवहारवादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। देखिए कौन सा है जो प्रदर्शित नहीं करता, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे नेगेटिव पूछा गया है। तो देखिए समझ के लिए शिक्षण को जो प्रदर्शित नहीं करता है वो कौन सा फैक्टर है, तो वो होता है आपका विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सिर्फ एक ही तथ्य और प्रक्रिया को याद करने के योग्य बनाना, वो क्या होता है आपका? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। देखिए जो समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, ये आपका पॉजिटिव है। परिघटना अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये भी आपका सही है। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर आपसे नेगेटिव पूछा है, तो वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है। देखिए कौन सी जो है वो नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन सी जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो देखिए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं या फिर उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो देखिए जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित की नहीं है तो वो हमेशा सफल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका, वो हमेशा सफल होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, आनंद आता है, ये सब आपके क्या हैं? ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के उदाहरण है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो कौन सी चीज़ है जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। कौन सी चीज़ है जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो वो है विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षों से उनको अलग करना। देखिए उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, बिल्कुल सही है। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, ये भी आपका सही है। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये भी आपका सही। लेकिन यहाँ पर पूछा था कि कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कठिनाई का नहीं है। तो देखिए कौन सा लक्षण जो है वो आपका कठिनाई का यहाँ पर नहीं है। तो देखिए शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। देखिए जो पठन
कठिनाई होती है वो क्या होती है, बच्चे की सुसंगत वर्तनी में कठिनाई हो सकती है, ठीक है, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई हो सकती है, पठन गति में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन किस ओर संकेत करता है। देखिए आत्म नियमन क्या होता है, तो वो होता है आपका सेल्फ रेगुलेशन। क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो जो सेल्फ रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, तो देखिए जो सेल्फ रेगुलेशन होता है वो क्या करता है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, जो सेल्फ रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। देखिए कौन सा जो है जिसको हम नहीं मान सकते, तो देखिए व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो देखिए कौन सा है जो नहीं माना जाता, तो वो है आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्या होगा आपका, व्यवहार का अध्ययन सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। देखिए जो आपका क्रिएटिविटी होती है, जो आपका रचनावाद होता है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है, या फिर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थिका की भूमिका पर बल देता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, देखिए जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा होता है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। तो देखिए जो सृजनात्मक वाले शिक्षार्थी होते हैं वो कौन से होते हैं, जो लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किस चीज़ का हिस्सा है। तो देखिए जो अवधारणाएं होती हैं वो मुख्य रूप से किस चीज़ का हिस्सा होते हैं, तो वो होते हैं आपके बौद्धिक विकास का। किस चीज़ का, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर बौद्धिक विकास जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं। देखिए जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होते हैं आपके, व्यक्तिगत जो होते हैं शिक्षार्थी, वो एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, विकास की सामान्यता क्षमता, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों द्वारा, या फिर विकास की दर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है तो वो है आपका विकास की दर। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है बच्चे का, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं उनमें विकास की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। या फिर गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। तो देखिए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे या फिर उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो देखिए बच्चे को क्या करना है, आपको प्रोत्साहित करना है, जिज्ञासु बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिए शिक्षक की सहायता करता है कैसे, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो
जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट है, इसका अर्थ है, देखिए जो प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो स्वयं से विशिष्ट है, इस चीज़ का क्या अर्थ होगा। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर जो है वो आपका सही है। तो देखिए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका जेंडर जो होता है आपका उसको प्रदर्शित करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो यह किस और संकेत करता है। तो देखिए ये किस और संकेत करता है, तो ये होता है आपका सीखने का आकलन। किस चीज़ का, आपका सीखने का आकलन। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है, तो देखिए कौन सा सिद्धांत जो नहीं है, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या फिर अनुक्रमिकता। तो देखिए सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, कंटिन्यूटी, अनुक्रमिकता, ये भी आपके तीनों सही है, लेकिन प्रतिवर्ती ये आपका क्या है, रिवर्सिबिलिटी जो आपकी होती है, प्रतिवर्ती जो होती है वो आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं आपसे पूछा था नहीं कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है किस चीज़ में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, फिर विशेष विद्यालयों में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका जो आपके रेगुलर स्कूल्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। देखिए कौन सा कथन जो है वो लर्निंग के बारे में यहाँ पर सही है। देखिए जो लर्निंग होती है, लर्निंग के बारे में कौन सा चरण जो है वो आपका सही है। तो देखिए सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखिए जो आपका असेसमेंट होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना या फिर शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराना कि यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है और सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है या फिर नई जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ जोड़ने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण में प्रत्यक्ष प्रश्न या फिर विषय वस्तु आधारित प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। कौन से, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए किस चीज़ के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित आपको नहीं करना है। तो देखिए अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, शिक्षक को जो पूछ सकते हैं उस सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में, या फिर समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया
करने में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। देखिए आपको यहाँ पर रट्टाफिकेशन बच्चों को नहीं कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। देखिए कौन सा जो है वो उचित उपकरण यहाँ पर नहीं है, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य या फिर मौखिक परीक्षा। तो देखिए प्रश्नोत्तरी, दत्त कार्य और मौखिक परीक्षा आपके तीनों सही है, लेकिन सत्र परीक्षा जो है वो आपकी गलत है, ठीक है। सत्र परीक्षा जो है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता, वो आपकी किस में आता है, वो आपका आता है समेटिव असेसमेंट में, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या फिर सघन अभ्यास कार्य। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। कौन सा हो जाएगा आपका, समुचित उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए जो आपकी मल्टीलिंग्विज्म जो आपकी विशेषता होती है उसको किस चीज़ में, किस रूप में देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने हेतु एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, हम क्या करेंगे, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होती है उसको हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।